हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, एनसीईआरटी का ये पाठ 8 है। ठीक है ना, अध्याय 8 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसमें हम पढ़ेंगे कि सूरज से जो तापमान आता है, जो सूर्य से हमें सूर्य तप मिलता है, ठीक है ना, वो किस तरह से पृथ्वी इसको अपने आप में समाहित करती है और किस तरह से इसे निकालती है तापमान को, और किस तरह से ये अपने आप को संतुलन में रखती है। ठीक है ना, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताना चाहते हैं लेखक हमें। क्या आप अपने चारों तरफ के वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भारी पुलिंदे के तल में रहते हैं? हम वायु के एक ठीक है ना, हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे तभी महसूस करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। ठीक है ना, जैसा कि हमने संगठन में पढ़ा है वायु के कि कौन कौन सी गैसें पृथ्वी पर हैं और किस किस तरह से ये काम आती हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन हमने पढ़ा, हमने नाइट्रोजन पढ़ा, इनका प्रतिशत पढ़ा कितना है, ऑर्गन पढ़ा, मीथेन पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो वायुमंडल के लिए इसमें दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है ना, पृथ्वी में जो ऊर्जा है, जो पृथ्वी की चमक है, जो पृथ्वी का तापमान है, जो पृथ्वी की शक्ति है, वो किससे लगभग ऊर्जा से वो किससे सूर्य से प्राप्त करती है ऊर्जा। ठीक है ना, इसके बदले पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत कर देती है। ठीक है ना, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से तापमान ग्रहण तो करती है और क्या करती है, उसे फिर छोड़ भी देती है अंतरिक्ष में। परिणाम स्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है। इसी कारण पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। ठीक है ना, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, इसमें हमने ये समझा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से तापमान ग्रहण करती है और उतना ही वायुमंडल में या अंतरिक्ष में वापस कर देती है। ठीक है, और इसमें और ये भी हमने समझा कि पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है। मतलब कि तापमान पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है। ठीक है ना, कई कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो तापमान की भी विभिन्नता, मतलब असमानता बहुत अधिक है हमारे पृथ्वी पर। कहीं पर बर्फ जमा हुआ है, तो कहीं पर अत्यधिक गर्म क्षेत्र है, तो कहीं पर रेगिस्तान है। ठीक है ना, तो कहीं पर पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित है। तो इनके सबके अपने अलग अलग कारण हैं, ये लेखक बताना चाहते हैं। ठीक है ना, चलिए और आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। कारण सौर ऊर्जा बहुत ही कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत ही कम अंश को प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। इसे याद रखेंगे। इसे पूछा जा सकता है या फिर खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी औसतन रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर, अर्थात 15 करोड़
20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसे मतलब कि इसे समझ लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। अपसौर और उपसौर को समझ लेना है। अपसौर का मतलब है यहाँ पर दूर होना, जो कि 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तब इसकी दूरी कितनी रहती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। और तीन, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे हम अपसौर कहते हैं। और जब पास होती है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल व समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और इसका और भी प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि अगर सूर्य पृथ्वी के सबसे पास है तो गर्मी अधिक होगी, दूर है तो ठंडी अधिक होगी, ये सीधा वाला कॉन्सेप्ट इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसको अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। स्थल एवं समुद्र का वितरण, ठीक है ना, वायुमंडल परिसंचरण, और भी कारक हैं। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, ये भी इसका एक बड़ा कारक है, ठीक है ना। उपसौर और अपसौर की गति को इसको बनाए रखने, मतलब बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बस इसमें याद रखना है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है। तो हम लोगों को लगता है कि जनवरी में ठंडी पड़ती है, तो हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं ना, तो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना भी ये 6 क्लास की ज्योग्राफी में शामिल है, कि किस तरह से पृथ्वी की परिक्रमण वृत्ति है और किस तरह से सूर्य उत्तरायण होता है, किस तरह से दक्षिणायन होता है। तो ये सब 6 क्लास के ज्योग्राफी में है। अगर आप लोगों को नहीं याद है या भूल गए हैं तो 6 क्लास की ज्योग्राफी देख लें, एनसीईआरटी वाली, ठीक है ना। 6 या 7 में है शायद। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे हम लोग। फिर भी सूर्य तप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल व समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम होता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सूर्य की सतह पर सूर्यातप पर भिन्नता। सूर्य की सतह पर सॉरी, हाँ, सॉरी है ना, सूर्य मैंने बोल दिया, इसमें पृथ्वी है, पृथ्वी, वही मुझे ये भी लग रहा था कि सूर्य की सतह पर कैसे माप सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्यतप में भिन्नता। सूर्यतप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यतप में होने वाली भिन्नता के वे कारक हैं: पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास। परंतु अंतिम दो कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। देखिए, पृथ्वी की सतह जो है, ठीक है ना, जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, तो इसकी सतह पर तापमान क्या होता है? तापमान इसका भिन्न भिन्न होता है, और भिन्न भिन्न होने के भी कुछ रीजंस हैं, ठीक है ना, कुछ कारण हैं इसके। तो उसका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना इसका एक कारण है, ठीक है ना। क्योंकि एक तरफ वो हम लोग ने टॉर्च वाला पढ़ा था ना, वो कि टॉर्च किस तरह से ग्लोब पर टॉर्च मारते हैं, तो एक तरफ दिन होता है एक तरफ रात। तो पृथ्वी में दिन और रात, ठीक है ना, लगातार सूर्य का ताप प्राप्त नहीं करती पृथ्वी, इसलिए भी इसमें क्या है कि भिन्नता है तापमान में, ठीक है ना। फिर अगला हम देखेंगे कि सूर्य की किरणों का नतिकोण, ठीक है ना, सूर्य किस तरह से पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर किस तरह से सूर्य का, ठीक है ना, किस तरह से सूर्य लंबवत यहाँ पर लंबवत पड़ेंगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका झुकाव रहता है इनका, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दिन की अवधि और वायुमंडल की पारदर्शिता, ठीक है ना। तो दिन की अवधि और वायुमंडल की पारदर्शिता, तो ये नगण्य कारक कारक है इसके, ठीक है। और जो ये दो है वो मुख्य कारक है।
वायुमंडल की पारदर्शिता का मतलब है कि किस तरह से बादल हैं, क्या है, तो इस तरह से। ठीक है ना। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। ठीक है। सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरे कारक का नति कोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा, ठीक है ना, अर्थात ध्रुवों की ओर किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा का जो वितरण होता है वो क्या होता है कि बड़े क्षेत्र पर होता है। प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिकांश होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से पृथ्वी है, ठीक है ना, और पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी झुकी हुई है, सब है ना, इस तरह से। तो जो किरणें पड़ती हैं सूर्य की, तो जो यहाँ पर है इनको अधिक टाइम, मतलब कि अधिक स्थान को इन्हें गर्म करना पड़ता है। जो सूर्य की किरणें आती हैं उन्हें अधिक स्थान को गर्म करना पड़ता है, जबकि भूमध्य रेखा पे क्या होता है कि ये सीधी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से भी अ, तापमान पृथ्वी का तापमान जो है भिन्नता, पृथ्वी के तापमान की भिन्नता को ये प्रभावित करता है। ठीक है ना। और इसके साथ ही अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन, विसरण, मतलब कि तापमान का छिटक जाना, जैसे कि धूल कणों आदि में इनका पड़ना, इस प्रकाश का, और इसका क्या होना कि प्रकीर्णन हो जाना। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। ठीक है ना। लघु तरंग दैर्घ्य सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल में निलंबित छोटे कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर प्रकीर्णन कर देते हैं। यह प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। ठीक है ना। सौर विकिरण जो है, सौर विकिरण का सीधा सा मतलब है कि सूर्य से निकलने वाला तापमान जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले पृथ्वी की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल है हमारा, हमने अभी पिछले ही पार्ट में पढ़ा है। ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर हमने ट्रोपोस्फियर जो हमने पढ़ा है, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। ठीक है ना। क्षोभ मंडल, तो इसमें निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देती है। यह प्रक्रिया, ठीक है ना, जो प्रकाश से जो हमारे प्रकाश आता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो कण हैं वो इस पर टकराते हैं और ये क्या करते हैं कि इस तरह से बिखर जाते हैं। ठीक है। यह प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसे वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव होता है। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना। मतलब कि सूर्य अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान कितना देता है, 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर देता है, तो ध्रुवों पर कितना, 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि उष्णकटिबंध में अधिक तापमान की प्राप्ति होती है। ठीक है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम होता है। ठीक है ना। जो उपोष्ण कटिबंधीय हमारे मरुस्थल हैं,
ठीक है ना। ये हमारी जीरो रेखा है, ठीक है ना। ये हमारी जीरो रेखा है, ये उष्णकटिबंधीय हो गई, ठीक है ना। फिर ये शीत हो गया। जो बीच वाला भाग है ये उपोष्ण कहलाता है, ठीक है। जो बीच वाला भाग है ये हमारा उपोष्ण कहलाता है। और इन क्षेत्रों में जो मरुस्थल होते हैं वहां पर सबसे अधिक ताप ये लोग प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन भी नहीं होता, मौसम बिल्कुल साफ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर तापमान की उपस्थिति क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि बादल क्या करते हैं, बादल तापमान को वापस भेज देते हैं। ऐसे ध्रुवीय क्षेत्रों पे बर्फ क्या करते हैं कि उन्हें भी तापमान को वापस भेजते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम तापमान में विकिरण प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी याद रखेंगे, इस स्टेटमेंट को भी आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको भी याद रखेंगे। और शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है, इसे भी याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी के साथ सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों का तापमान संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाले वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। हर जगह पर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप इसे शुरू में पढ़ रहे हैं। इस बुक का नाम ही है भूगोल के मूल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता चलेगा अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु, ठीक है, क्या होती है, निचली परतों के संपर्क में आने वाले वायुमंडल से ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं, ठीक है ना। क्या करती है, पृथ्वी की दीर्घ तरंगों के रूप में, जैसे पृथ्वी ने इस तापमान ग्रहण कर लिया, फिर एक तो इसे जब जो सूर्य से आता है इसे ठीक है ना, सौर विकिरण कहलाता है, ठीक है ना। और जब पृथ्वी इसे वापस करती है, अवशोषित करने, मान लीजिए पूरा अवशोषण कर लिया इसने, फिर जब इसे वापस करती है तब ये दीर्घ विकिरण कहलाता है, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से वायुमंडल क्या होता है कि गर्म होता है, ठीक है ना। सूर्य से आने वाली सीधी किरणों से वायुमंडल गर्म नहीं होता है, ठीक है। इसे भी आप लोग कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो वायुमंडल है वो क्या होता है कि सूर्य के जो सौर्य विकिरण है उसके लिए क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना, अपने आने देता है। और जब ये दीर्घ विकिरण से क्या होता है कि पृथ्वी फिर जाने नहीं, मतलब ये गर्म होता है वायुमंडल पृथ्वी के दीर्घ विकिरण के से, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं, ठीक है ना। जब संपर्क में आने वाली वायु क्या होती है, इस तरह से गर्म होती जाती है, तब इसे चालन कहते हैं। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तक तब होता रहता है जब दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। देखिए जो चालन विधि है, ठीक है ना, जो गर्म करने की जो चालन विधि है, इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे कि एक दूसरे के संपर्क में जैसे ही आते हैं ये, ठीक है ना, तो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। जैसे नीचे वाली परतें गर्म है और ऊपर वाली परत इनके संपर्क में आती है तो ये भी गर्म होती जाएंगी और तब तक गर्म होंगी
जब तक कि इनका आपस में संपर्क टूट नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम माने, अगर हम छोटा सा उदाहरण लें तो आप लोग ध्यान देंगे कि जब हम लोग घर में खाना पकाते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग घर में खाना पकाते हैं ना, तो जो हमारे खाना को पकाने में जो मदद करता है, जो हमारा बड़ा चम्मच होता है, जब हम उसे अक्सर बर्तन में डालकर भूल जाते हैं कभी कभी, है ना, जैसे मान लीजिए हम सब्ज़ी पका रहे हैं या दाल पका रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं, उसको अगर हमने उसी बर्तन पे, बड़े बर्तन पे अगर हमने डाल के और हमने छोड़ दिया उसे, तो फिर क्या होता है, वो एकदम, जब हम थोड़ी देर तक उसको टच नहीं करते, बाद में अगर आपने उसको अचानक टच किया तो बहुत तेज़ गर्म होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक चालन का उदाहरण ही है। इसी तरह से जो संपर्क में आती हैं चीज़ें तो गर्म होती जाती हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि पृथ्वी के संपर्क में आई आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, ठीक है ना। वायुमंडल में ताप संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। एक वर्ड फिर से मिला, संवहन। जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब तक आपको संवहन, चालन, ये सब पढ़ते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जब वायु गर्म होकर इस तरह से ऊपर उठती है तब इसे, इस जो ये धारा चलती है वायु की, ठीक है ना, इस तरह गर्म होकर इस तरह ऊपर उठती है, ठीक है ना, इस तरह से गर्म होगी और ऊपर उठेगी, तो इसे संवहन कहा जाता है, ठीक है ना। ये संवहन धाराएं कहलाती हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है, ठीक है ना। अभिवहन भी याद रखेंगे। वायु का जो क्षैतिज संचलन होता है, क्षैतिज का मतलब इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से जब वायु चलती है और तापमान का जो संचलन होता है उसे अभिवहन कहा जाता है। तो तीन शब्दाएं हैं इसमें, तीनों शब्दों को आप लोग सही ढंग से इसको याद समझ लेंगे, ठीक है ना। तीन शब्दों में कौन कौन से शब्दाएं हैं, तो पहला हमने पढ़ा है चालन, दूसरा हमने पढ़ा है क्या, संवहन, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, अभिवहन, ठीक है। तो अब याद होना चाहिए ये चीज़ें आप लोगों को तुरंत, कि वायु की जो इस तरह से ऊर्ध्वाधर गति है, ठीक है ना, जो ऊर्ध्वाधर है, हॉरिजॉन्टल जो है उसे, या लंबवत है, ठीक है ना, तीनों एक ही है। तो ये जो गति है इसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। इस तरह से जब धारा चलती है वायु की तो इसे हम संवहन कहते हैं, ठीक है ना। वही जब इस तरह की वर्टिकल या क्षैतिज चलती है वायु की धारा, ठीक है ना, तब ये अभिवहन कहलाता है। अब ये धारा अभिवहन नहीं कहलाती, जो ताप का, ठीक है ना, जो तापन की ये प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ऐसा चलेगी ना, महसूस होगी, उसे पवन कहेंगे। लेकिन जो ये तापमान का स्थानांतरण करेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये अभिवहन हो रहा है। और इस तरह से जो चलेगी, ठीक है ना, इस तरह से जो चलेगी उसे हम कहेंगे कि संवहन हो रहा है, ठीक है ना। जब तापमान यहाँ से इस तरह से, ठीक है ना, धाराएं चलेंगी और तापमान को क्या करेगी कि स्थानांतरण करेगी, ठीक है ना, तब इसे स्थानांतरित करेगी, तब हम इसे क्या कहेंगे कि ये संवहन की धारा। क्लियर है, ठीक है। अब और आगे देखते हैं हम लोग इसमें। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य अक्षांशों में जो दैनिक मौसम में भिन्नताएं आती वो अभिवहन के कारण होती हैं, ये सही है या गलत, तो भी इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। फिर से आएगा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय लू जो है वो अभिवहन का परिणाम है, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर और आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, ठीक है ना। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर गर्म करती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या कहलाएगा, पार्थिव विकिरण कहलाएगा। जैसे पृथ्वी ने सूर्य से प्रकाश ग्रहण किया, ये गर्म हुई और अब ये क्या करती है कि पार्थिव विकिरण मतलब दीर्घ तरंगों के द्वारा इसे छोड़ना स्टार्ट करती है, तब ये कहलाता है पार्थिव विकिरण, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है ये एकदम से क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना।
तो ये अभिवहन हमने समझा कि जो ताप का इस तरह से जो ताप का इस तरह से वितरण होता है, मतलब स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अभिवहन। जो तापमान का इस तरह से होता है उसे हम कहते हैं क्या? संवहन। ठीक है ना। और जो पृथ्वी क्या करती है कि इस तरह से पृथ्वी के द्वारा जो दीर्घ तरंगों से ये किया जाता है वापस, ठीक है ना, उसे कहते हैं कि दीर्घ पार्थिव विकिरण। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है ना। जो दीर्घ दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों द्वारा मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो पृथ्वी से हमारा इस तरह से निकलती है, ठीक है ना, ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य जो निकलती है पृथ्वी से, वो क्या करती हैं कि वायुमंडल की जो मुख्यतः गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैस जो होती है, उसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है। क्या? तापमान। जो ये विकिरण कर रही है ना, जो ताप छोड़ रही है ना, तो इसको यहाँ पर ये क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं इन्हें। ठीक है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होते हैं, ना कि सीधे सूर्यातप से। इसे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें अक्सर ऐसा, क्योंकि हमसे कोई पूछेगा, क्योंकि अभी हमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को यही लगेगा कि सूर्य से भाई सीधा ताप आ रहा है तो हमारी पृथ्वी पर सीधा पड़ रहा है और हमें सीधा इससे गर्म होती जा रही है पृथ्वी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तापमान पृथ्वी पर आता है तो तापमान पृथ्वी क्या करती है कि इसे अवशोषित कर लेती है और फिर इससे जब ये पृथ्वी से फिर जब ये वायुमंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है इस टाइम पे। ठीक है ना। पृथ्वी के द्वारा जब इससे पार्थिव विकिरण पृथ्वी करती है तब ये नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता जाता है। इसी वजह से ऐसा होता है ना कि हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि नीचे तापमान ज़्यादा होता है फिर ऊपर चलते चलते तापमान कम होता है, ज़्यादा होता जाता है। ऐसे ही नहीं होना चाहिए क्योंकि सूर्य से तो किरणें आ रही हैं ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। वायुमंडल सूर्य के ताप से नहीं बल्कि पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के द्वारा क्या होता है? गर्म होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है ना। तदंत उसके बाद क्या होता है कि वायुमंडल जो है वो विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस तरह से पृथ्वी का सतह एवं वायुमंडल का तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। अगला देखते हैं हम लोग पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो 8.2 में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है। पृथ्वी जो क्या करती है, ऊष्मा को ना तो अपने पास रोकती है, ठीक है ना। ऊष्मा का मतलब होता है कि ऊर्जा, ठीक है ना। ऊर्जा को ना तो वो अपने पास रोकती है और ना ही उसको बिल्कुल भी खत्म नहीं करती। जितना उसे सूर्य से प्राप्त होता है वो उतना ही क्या करती है, अंतरिक्ष में वापस छोड़ देती है। इसी वजह से पृथ्वी क्या है कि ना अधिक गर्म है ना ठंडी। ठीक है ना। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। इकाई 10 में से 35 पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से परिवर्तित होती हैं। ठीक है। लौट जाती है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? तो 35। ठीक है ना। पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली चीज़ है यहाँ पर कि पृथ्वी अपनी ऊष्मा को कैसे संतुलित करती है, अपने आप को संतुलित कैसे करती है, कितने % लेती है और कितना किस तरह से इसे क्योंकि हमें पता है कि जितना भी ये ग्रहण करती है पूरा का पूरा अंतरिक्ष में लौटा देती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं
कि 100 में से मान लीजिए कि 100 है और 100 में से कितनी 35 इकाइयाँ जो हैं वो पृथ्वी के सतह पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर दर्शाया गया है आप लोगों को चित्र के माध्यम से। ठीक है ना, ये मान लीजिए 100% सूर्य का विकिरण आया, ये 100% सूर्य का विकिरण आया और ये 6 अंतरिक्ष में इधर से गया, किसके द्वारा, बादल के द्वारा, सॉरी ये 6 गया, ठीक है ना, ये हाँ बादल द्वारा 27, ठीक है ना, पृथ्वी द्वारा 2 और 27 और 2 कितना हुआ, 29, 6 जो है वो हिमाच्छादित वाले क्षेत्रों से वापस किया जाता है। ठीक है ना, तो मतलब पृथ्वी का जो एल्बिडो है, पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहेंगे, पहले तो हम ये जान लें कि पृथ्वी की एल्बिडो कहते हैं कि जो पृथ्वी अ, पर पहुंचने से पहले ही पृथ्वी वापस कर देती है 100 में से कितनी, 35 इकाइयाँ। ठीक है, तो ये 35 इकाइयाँ किस तरह से, तो 27 बादल द्वारा वापस कर दी जाती हैं, क्योंकि बादल वायुमंडल के ऊपर वाले क्षेत्र में रहते हैं ना। ठीक है ना, तो वायुमंडल के ऊपर वाले क्षेत्र मतलब क्षोभ मंडल में। ठीक है ना, तो यहीं से क्या होती है कि क्षोभ मंडल में भी है, ऊपर भी है, मतलब ये ऊंचाई के अनुसार बादल पूरी ऊंचाई पर है, ये बादल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। बस अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि बादल से कितना, तो 27, ठीक है ना, 27 और पृथ्वी द्वारा कितना, 2 और जो बर्फ वाले क्षेत्र रहते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, 6 उससे। कुछ रॉन्ग हो रहा है ऐसा लग रहा है। अच्छा ये सही नहीं है, 6 जो है वो सीधे अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है इसको। ठीक है, 6 जो है वो सीधे प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, 2% जो है ये आपका 2% वो हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा होता है। ठीक है ना, जो 2% है वो हिमाच्छादित द्वारा होता है। ठीक है ना, और 27 जो है बादलों द्वारा होता है और जो 6 है वो सीधा अंतरिक्ष को भेज दिया जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब इसे प्रकीर्णन के द्वारा हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब जैसे मान लीजिए कि धूल कण है, कुछ भी है, तो इनसे टकराकर और ये सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है, ये कहलाता है आपका प्रकीर्णन। ठीक है ना, तो ये प्रकीर्णित द्वारा क्षय हो जाता है और ये 2 जो है वो पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होता है और 27 जो है वो बादलों के ऊपरी, जो मतलब इस पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता, पहले ही ये क्या कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है और इसी को कहते हैं क्या, पृथ्वी का एल्विडो। तो प्रश्न अगर अगर आप लोगों को आता है कि पृथ्वी का एल्विडो किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि सौर विकिरण की वह मात्रा जिसको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्या होता है, अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। ठीक है ना, 27% बादलों द्वारा, 6% जो है वो प्रकीर्णन द्वारा और जो 2% जो है वो इसके हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा, तो ये बात लौटा दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ठीक है ना, प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं, ये 35 इकाइयाँ बच जाती हैं और 65 इकाइयाँ जो क्या होती हैं वो अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है ना, 14 वायुमंडल में, 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा, ठीक है ना, 65 जो होती हैं वो इकाइयाँ अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक है ना, 100 में से हम लोग 35 घटा दें, मतलब 35 एल्बिडो में चला गया और फिर कितना बचा, तो 65 बच गया, तो 65 अवशोषित हो जाती हैं। तो इनका अवशोषण कौन करता है, तो 14 अवशोषण कौन करता है, वायुमंडल। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, वायुमंडल
14 कौन लेता है, 14 इकाइयाँ कौन ले लेता है, वायुमंडल, और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा कर ली जाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसे किस तरह से ये लोग उपयोग करते हैं और फिर वापस भेजते हैं। तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। ठीक है ना। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। हम ये 14 वाले, ये 51 वाले का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। ये ठीक है ना। और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। देखिए 17 चली गई, इनमें से कितने बचे, 51 में से 17 चले गए, कितने बचे, 34 बचा। अब 34 को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उपयोग करती हैं। तो 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन से, और 19 इकाइयाँ संघनन के गुप्त ऊष्मा के रूप में। ठीक है ना। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्य तप और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण से होती है। ठीक है ना। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ 1748 हैं, जिनका योग टोटल 65 हो जाता है। जो कि हमें यहाँ पर 65 मिला था और 35 इन्होंने पहले ही वापस कर दिया था। और इस सारी प्रक्रिया के द्वारा, ये जो हमने पढ़ा ना, इन पूरी प्रक्रियाओं के माध्यम से 65 इकाइयाँ पुनः से वापस कर दी गई। ठीक है ना। पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल, ये देखिए यहाँ पर है ना, पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से, मतलब धरातल से कितना, 17, और 48 किससे, वायुमंडल से। ठीक है ना। धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग क्या है, 65 है। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है, मतलब पृथ्वी पूरा पूरा इसको लौटा देती है। देखिए यहाँ पर इसका लिखा भी हुआ भी है। ठीक है ना। ये वाला पृथ्वी जो अवशोषित करती है ना, उसका यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी के विकिरण से। ठीक है ना। ये 17 और 6, और फिर ये प्रक्षोभ एवं संवहन, फिर पृथ्वी वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरण 48, संघनन कितना, 19, और ये 19 माइनस कर दिया गया इसमें। ठीक है। ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित है, और ये पूरा पृथ्वी द्वारा अवशोषित, और ये पृथ्वी द्वारा अवशोषित। ठीक है। तो ये तो वो वाला दिया हुआ है, और ये पृथ्वी दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण लिख दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको दोबारा से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और मैथ लगाइए तो आ जाएगा समझ में। ठीक है। 35 इकाइयाँ पहले ही चली गई एल्बिडो के रूप में, 65 बची। 65 में से 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर ली गई। फिर पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ सीधे चली गई, 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, और 6 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा, 7 इकाइयाँ संवहन, और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। ठीक है। 14 इकाइयाँ सूर्य तप की ओर, 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण से होती हैं। टोटल मिला के ये फिर से, ये 17 और 48 फिर से क्या होता है कि 65 फिर से ये वापस कर दी जाती है। तो 35 पहले ही चली गई एल्बिडो के रूप में, और बाद में फिर 65 भी वापस कर दी गई, मतलब पूरा 100% वापस कर दिया गया। ठीक है। वापस लौटने वाली इकाइयाँ उन इकाइयों को संतुलित कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता देखेंगे। जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। चित्र 8.3 में वायुमंडल या तंत्र के शुद्ध विकिरण से में अक्षांशीय भिन्नता दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी
पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित होती है। फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं होती और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हैं। ठीक है। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि ये जो शुद्ध विकिरण है ना दर्शाया गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये इसके संचयन की भिन्नता को दर्शाता है ये, ठीक है ना। ऋणात्मक इसका संतुलन है। ये दर्शाया गया है उसमें ऊर्जा अक्षांश, ठीक है, 70 डिग्री अक्षांश पर 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ की ऊर्जा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा संतुलन में जो अनुदैर्ध्य इसका परिवर्तन है उसे दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ठीक है स्टूडेंट, देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, बुक्स पढ़ते रहिए, लगातार वीडियो जब भी टाइम मिले तब देखिए, ठीक है। ओके, टेक केयर।